चलो बच्चों, अब बारी है चैप्टर नंबर 4, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। देखो उसका स्पेलिंग अच्छी तरह याद रखो बच्चों, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। बी केयरफुल, ओके। ग्रिफिथ ने जो सबसे पहला यू कैन सी एक्सपेरिमेंट जो किया, ओके, जिसमें ये प्रूव हुआ कि एक स्ट्रेन या एक वैरायटी एक ऑर्गेनिज्म का वो दूसरे वैरायटी में कन्वर्ट हो सकता है, जेनेटिक वैरायटी, जिसको स्ट्रेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेन्स। तो उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया स्ट्रेन जो निमोनिया कॉज करता है उस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ओके। उसमें उनको ये मिला कि आपका आर स्ट्रेन जो होता है, रफ स्ट्रेन, उसके कॉलोनी रफ होते हैं क्योंकि उसके सरफेस पे पॉलीसैचराइड कवरिंग कैप्सूल नहीं होता है, तो वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि उसको इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। एस स्ट्रेन जो होता है वो डेंजरस होता है, उससे पैथोजेनिसिटी आती है, निमोनिया हो जाता है, ओके। और उन्होंने ये प्रूव किया कि आर स्ट्रेन को आप एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो इसके लिए उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है उसको डेवलप किया। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट जो है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, मैक्लॉयड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट और एक एनसी वार्ड आपका हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट, इन तीनों में से एक एक्सपेरिमेंट आने का चांस है, उस पर क्वेश्चन आने का चांस पॉसिबल है। फिर डीएनए का जो टोटल लंबाई है मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, तो जनरली यू कैन सी 2.2 मीटर है। ह्यूमन की बात करेंगे तो जनरली 6 फीट। अगर खाली स्पेसिफिक ह्यूमन का आया तो देखना 6 फीट लिखा है कि नहीं, ओके। Then approximate size of typical nucleus is very small, 10 raised to -6, 10 raised to -6 मीटर है। तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर है ना 2.2 मीटर लंबा। अभी ह्यूमन में ये 2.2 मीटर लंबा, 6 फीट लंबा जो आपका डीएनए है, उसको 46 यू कैन सी सेगमेंट्स में, उसी को क्रोमोसोम्स कहते हैं, उसमें डिवाइड किया गया, ओके। तो ये 46 क्रोमोसोम को अगर मैं एक के बीच, इसका मतलब यही है कि टोटल डीएनए कैसे सारे क्रोमोसोम को आपको स्ट्रेट करना है, सीधा करना है, और एक के पीछे एक लाइन से लगा देना है, ओके। तो इकोलाई जो बैक्टीरिया आपको मालूम है, ओके, उसका उसका खुद का सेल साइज 2.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, तो वो तो और भी छोटा है। आपको मालूम है इकोलाई के अंदर न्यूक्लियोइड होता है और न्यूक्लियोइड के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर आपका डीएनए होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक डीएनए देखो, उसका एक्चुअल जो उसका पेरीमीटर है, अगर उसको स्ट्रेट करेंगे तो 1100 you can see 1100 माइक्रोमीटर होता है, और उसमें 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरा याद रखना, ओके। और जो उसको कंडेंस करते हैं, कंडेंस मतलब उसको फोल्ड किया जाता है, तो अल्टीमेटली देखो 1100 कॉइल होके 350 फिर 330 माइक्रोमीटर जिसमें लूप्स होते हैं। इसके लिए बैक्टीरियल डीएनए को जो हम लोग बनाते हैं, देखो इस तरह के लूप्स बनाते हैं, और इसका जो डायग्राम है उसको अच्छी तरह करना बच्चों, ओके। तो फाइनल साइज जो बनता है, हाईली कंडेंस्ड लूप बन जाता है, वो 2 माइक्रोमीटर का होता है, जो अभी देखो आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर फिट किया जा सकता है, ओके। फिर हिस्टोन कोर, तो यूकैरियोटिक डीएनए में, यूकैरियोटिक एक ऐसे सेल में डीएनए को कंडेंस करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। उसके हिस्टोन कोर जिससे एक ऐसे डिस्क लाइक पार्टिकल बनता है, उसी के आसपास डीएनए को रैप किया जाता है। तो हिस्टोन कोर कैसे बनता है? जो न्यूक्लियोसोम यूनिट तैयार करता है, 2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन, टोटल 5 टाइप के हिस्टोन होते हैं। उसमें 4 टाइप कौन से हैं आपके? H2A, H2B, सॉरी H2B, फिर H3 और H4, और जो पांचवा है H1, वो लिंकर, यू कैन सी, वो लिंक करता है, वो डीएनए के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील करता है, ओके। फिर 1 न्यूक्लियोसोम यूनिट में अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर डीएनए होता है, और उसका भी देखो कुछ हिस्सा हिस्टोन कोर में रैप किया जाता है, तो 146 बेस पेयर लंबा डीएनए। बच्चों ये पार्ट जरा अंडरस्टैंड करना, एक न्यूक्लियोसोम यूनिट को बनाने में 200 बेस पेयर लंबा डीएनए की जरूरत पड़ती है। तो 200 बेस पेयर लंबा डीएनए कितना होता है? तो हमको मालूम है, फिगर कितना है, 200 इंटू 3.4 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री, क्योंकि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस 3.4 एमस्ट्रॉन्ग होता है। इससे आप एमस्ट्रॉन्ग में वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बी केयरफुल बच्चों, ये रिलेशनशिप है 200 जो है इंटू 3.4, यानी कि 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री। ये फिगर जो है आपको याद रखना है, ठीक है। तो 200 में से 1/3 टर्न मतलब पौने दो, यू कैन सी, आपका जो डीएनए होता है, जो 146 बेस पेयर लॉन्ग होता है, उसको वाउंड करते हैं, और बाकी का रिमेनिंग जो होता है वो एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट करता है, जिसको लिंकर डीएनए कहते हैं। तो वाउंड डीएनए एंड लिंकर डीएनए। एंड क्रोमेटिन को अल्टीमेटली फाइनली जो पैक किया था सुपर कॉइल्ड स्टेज को
तो फाइनल जो डायमीटर बनता है वो 30 नैनोमीटर डायमीटर का हो जाता है, 300 एंगस्ट्रॉम डिग्री का। ओके, न्यूक्लियोसोम चेन जो बनता है उसका थिकनेस होता है 10 टू 11 नैनोमीटर थिक फाइबर। तो ओके, न्यूक्लियोसोम का जो चेन, उसी को हम लोग क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। और क्रोमैटिन थ्रेड बनना डीएनए का फर्स्ट स्टेज है पैकिंग का, ये रखना। क्रोमैटिन थ्रेड कैसे बनता है? न्यूक्लियोसोम यूनिट्स को एकेंसी तैयार करते हैं, जिसे बीड इन स्ट्रिंग नाम तरीके का एक एकेंसी थ्रेड बनता है, जो होता है 10 टू 11 नैनोमीटर थिक। ओके, फिर डीएनए को बनाने के लिए 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड चाहिए। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, सीएमपी, और सॉरी यहाँ पे जरा मिस्टेक है बच्चों, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो है बनाने के लिए। अगर देखा जाएगा बनाने के लिए आपको एटीपी, जीटीपी, सीटीपी, टीएमटी चाहिए, लेकिन ज्वाइन करने के चक्कर में 2 फॉस्फेट निकल जाते हैं, तो फाइनली जो आपके न्यूक्लियोटाइड आपके डीएनए में होता है वो होता है डीएएमपी, डीजीपी, मतलब मोनोफॉस्फेट, सिंगल फॉस्फेट। ओके, सीएमपी एंड व्हाट, टीएमपी। लेकिन हाँ, अगर आपको पूछेगा कि भाई हमको डीएनए बनाना है, तो बनाने के लिए आपको फिर आपको एनटीपी चाहिए, जो नेक्स्ट में होगा। तो डीएनए बनाने के लिए डी एनटीपी लगता है और आरएनए बनाने के लिए आर एनटीपी लगता है, क्योंकि 2 फॉस्फेट और जोड़ा जाता है, और ये 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट जो जुड़े होते हैं, इसी की एनर्जी को यूज करके एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है। ओके, सॉरी। तो डीएनए को बनाने के लिए सबसे पहले दोनों स्ट्रैंड को अलग करते हैं, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें आरएनए प्राइमर जुड़ता है, जो 3 एंड के साथ अटैच होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो होता है जिसको रीड करके आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, अपोजिट स्ट्रैंड तैयार किया जाता है, यानी कि एक स्ट्रैंड को देख के ही दूसरा स्ट्रैंड तैयार होता है, जो डीएनए रेप्लिकेशन में आपने पढ़ा है। तो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इज ऑलवेज फाउंड ऑन 5 एंड टू और 3 एंड डायरेक्शन। ओके, क्योंकि टेम्पलेट स्ट्रैंड का डायरेक्शन 3 एंड टू 5 एंड होता है, इसके लिए न्यू स्ट्रैंड का जो डायरेक्शन होता है वो 5 एंड से 3 एंड की तरफ होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड इज विथ 3 एंड ओके। तो यहाँ पे जो आपका बनता है आपका स्ट्रैंड, उसको टेम्पलेट, लीडिंग टेम्पलेट कहते हैं, और जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग टेम्पलेट कहते हैं। इसके लिए 2 टाइप के स्ट्रैंड्स बनते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड। फिर हर डॉटर डीएनए में एक ओल्ड डीएनए स्ट्रैंड होता है, एक न्यू स्ट्रैंड होता है। इसका मतलब है 50% जो डीएनए होता है वो मदर डीएनए होता है, यानी कि पेरेंटल डीएनए, उसी को मदर डीएनए कहते हैं। ओके, यानी कि सपोज ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है, तो जो 2 न्यू स्ट्रैंड बनेंगे उसमें से एक स्ट्रैंड ओल्ड होगा और फिर एक स्ट्रैंड क्या होगा, न्यू होगा। तो इसमें न्यू स्ट्रैंड को मैं लाल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एवरी न्यू डीएनए या डॉटर डीएनए विल हैव 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 व्हाट, न्यू स्ट्रैंड। इसी को हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और उसको चेक करने के लिए मेसेल्सन ने डेंसिटी ग्रेडियंट बैंड मेथड यूज किया, रेडियोएक्टिव मेथड। ओके, तो इस रेडियोएक्टिव सब्सटेंस जो उन्होंने यूज किया था वो था सीजियम क्लोराइड, 6 मोलर सीजियम क्लोराइड के जेल को यूज करके उन्होंने डीएनए को सेपरेट किया। ओके, फिर ट्रांसक्रिप्शन आपको मालूम है, तो डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को, डीएनए से जब आरएनए तैयार होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, फिर इलोंगेशन और फिर टर्मिनेशन। ओके, तो इनिशिएशन में आपका कैन सी आरएनए प्राइम जो पॉलीमरेज है वो अटैच होगा, और फिर डीएनए स्ट्रैंड को ओपन करके वो क्या करता है, एमआरएनए बना देता है, टीआरएनए बनाता है या आरआरएनए, और फिर टर्मिनल आरएनए मतलब स्टॉप किया जाता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो डीएनए का वो हिस्सा जो ट्रांसक्राइब होता है उसको ट्रांसक्रिप्ट यूनिट कहते हैं। उसके 3 पार्ट होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज जहां पे अटैच होता है पहले उसको प्रोमोटर साइट कहते हैं। फिर जिस पार्ट को एक्चुअली ट्रांसक्राइब किया जाता है वो है स्ट्रक्चरल जीन, इससे से आपका एमआरएनए बनता है, और जिस पार्ट को पहुंच के अल्टीमेटली आरएनए बनना स्टॉप हो जाता है उसको कहते हैं टर्मिनेटर साइट। ओके, फिर कैपिंग, अभी आपका यूकैरियोटिक जो आरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, वो एकदम फाइनल एमआरएनए नहीं होता, उसको हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए कहते हैं। उसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन होता है, एक्सॉन और आपका इंट्रॉन होता है। तो आपको इंट्रॉन को निकाल देना है, एक्सॉन को रखना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐड किया जाता है 5 एंड ऑफ HN RNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, HN RNA, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ओके, जिसमें कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन रहता है। ओके, तो मिथाइलेटेड उसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं,
MGTP, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, मिथाइलेटेड है, ओके, उसको ऐड किया जाता है, इसको कैपिंग कहते हैं। और फिर जो ऑपोजिट एंड में है उसमें पॉली ए, कंटिन्यूसली कैन सी नंबर ऑफ ए को जोड़ा जाता है। इसका मतलब अगर देखा जाएगा आपका HN RNA है जो कि 5 एंड पे जोड़ा जाता है आपका मिथाइलेटेड गुआनोसिन, इसको Mg भी लिख सकते हैं, और 3 एंड में जोड़ा जाता है कंटिन्यूस वर्ड AA, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाता है। फिर 61 ट्रिपलेट कोडॉन से 20 टाइप के अमीनो एसिड को कोड किया जाता है, और जो बाकी के 4 है 3 वो होते हैं आपके नॉनसेंस कोडॉन्स, नॉनसेंस कोडॉन, क्योंकि टोटल कोडॉन हमको मालूम है कितने होते हैं 64, उसमें से 3 नॉनसेंस होते हैं और 61 होते हैं कोडिंग, ओके, कोडिंग, इनको कोडिंग कोडॉन्स कहते हैं, कोडिंग। तो 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जाता है, ओके। तो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, यू कैन सी चेन ऑफ अमीनो एसिड, उसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। इनिशियल स्टेज, सबसे पहला स्टेज होता है पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार करना, तो उसके लिए आपको चाहिए होते हैं 20 टाइप के वर्ड अमीनो एसिड। फिर एक कोडॉन बनता है तीन नाइट्रोजन बेस, जैसे नाइट्रोजन बेस जो है, जैसे अगर इस एमआरएनए को देखेंगे, ये एक नाइट्रोजन बेस है, सपोज ए, फिर आपका ये दूसरा U और ये G, ये तीनों मिल के बन जाता है आपका एक कोडॉन, जिससे एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन कोडॉन स्पेसिफाइज वन अमीनो एसिड विच इज इक्वल टू आपका 3 नाइट्रोजन बेस। तो इस पे भी आपको कैलकुलेशन आ सकता है बच्चों, ओके, कि एक अमीनो एसिड को या 3 अमीनो एसिड के लिए कितने कोडॉन चाहिए। अगर कोडॉन बोला है तो 3, और अमीनो एसिड अपना नाइट्रोजन बेस बोला है तो इंटू 3 कर देना आपको, ओके, क्योंकि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेस होता है, ओके। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे अगर बोलोगे भाई 4 अमीनो एसिड वाला चेन बनाना है, तो 4 अमीनो एसिड चेन के लिए आपको 4 कोडॉन चाहिए, और अगर नाइट्रोजन बेस करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 मतलब 12 आपको नाइट्रोजन बेस की जरूरत पड़ती है। चलिए, फिर बेस सीक्वेंस जो कोडॉन का होता है, रीडिंग कैसी होती है, तो रीडिंग ऑफ कोडॉन फ्रॉम 5 से 3 एंड किया जाता है, क्योंकि अगर देखो AUG है, तो अगर A आपका 5 पोजीशन पे है, G आपका 3 पोजीशन पे है, अगर मैं दोनों डायरेक्शन रीड करूं तो GUA भी हो सकता है, AUG, और दोनों केस में क्या होगा, जो टाइप ऑफ अमीनो एसिड जुड़ेगा वो अलग अलग जुड़ेगा, इसके लिए पोलैरिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। तो आपका कोडॉन हैज ए पोलैरिटी, वो हमेशा 5 से 3 एंड की तरफ ही रीड किया जाता है। फिर RNA प्राइमर जो है वो 3 एंड पे जुड़ता है। अच्छा, ये वापस आया, तो राइबोसोम जो होता है उसके पास एक बाइंडिंग साइट होता है mRNA के लिए, और 3 बाइंडिंग साइट होते हैं tRNA के लिए। तो tRNA के पहला तो इनिशियल सबसे पहले tRNA जिस जगह पे आता है उसको A साइट कहते हैं, एक्सेप्टर साइट। फिर जहाँ पे tRNA का अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, P साइट, पेप्टिडल साइट, और फिर एग्जिट, जब tRNA सेपरेट हो जाता है उसको एग्जिट साइट कहते हैं। P हो गया पेप्टिडल साइट जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, A हो गया एक्सेप्टर साइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो, ओके। तो पहला tRNA हमें डायरेक्टली पेप्टिडल साइट पे जाता है, लेकिन जो नेक्स्ट tRNA आते हैं वो एक्सेप्टर साइट पे पहले आते हैं, फिर पेप्टिडल साइट पे शिफ्ट होते हैं, और फिर एग्जिट साइट पे आने के बाद उनको सेपरेट कर दिया जाता है। फिर ट्रांसलेशन, एक्चुअल अमीनो एसिड से जब अमीनो एसिड को जोड़ के जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, उसके भी इनिशिएशन, यहाँ पे एक्टिवेशन होता है, tRNA अमीनो एसिड को लेके राइबोसोम के साथ जुड़ता है, फिर एक एक करके कोडॉन रीड करके अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, और फिर जैसे ही स्टॉप कोडॉन होता है तो अमीनो एसिड का चेन बनने का प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं, जिसके लिए टर्मिनेशन फैक्टर की जरूरत पड़ती है। तो एडिशन ऑफ अमीनो एसिड ऑकर्स इन 3 स्टेप साइकिल। अब ये 3 स्टेप्स कौन से हैं बच्चों, अभी सिंस यू कैन सी टाइम बहुत ही कम है तो वो साइकिल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले एक्टिवेशन होगा, ओके, अंडरस्टूड। उसके बाद में इलोंगेशन होगा, इलोंगेशन के स्टेप में क्या होगा, पेप्टाइड में, तो पहला एक्सेप्टर साइट पे आएगा, फिर इलोंगेशन होगा, और फिर tRNA सेपरेट हो जाता है, ओके। ये पढ़ लेना बच्चों। फिर तो 3 स्टॉप कोडॉन्स है, क्योंकि ये इन तीनों में से कोई एक कोडॉन आ गया तो पॉलीपेप्टाइड बनना स्टॉप हो जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन। क्या कहते हैं, टर्मिनेशन। तो वो है आपका देखो UAA, युआ उग उगा, तो ऐसे युआ उग उगा, युआ उग उगा, ओके, ऐसा भी आप बाइट कर सकते हैं, UAA, UAG, UGA। 10 तो 3 एंजाइम। अभी लैक्टोज, अब क्या हुआ, बैक्टीरिया के पास नेचुरली ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जिसको ओपेरॉन कहते हैं, ओपेरॉन। तो ओपेरॉन जनरली इज फाउंड इन व्हाट, प्रोकैरियोटिक, यू कैन सी व्हाट, सेल्स,
तो हमने लैक्टोज का ओपेरॉन स्टडी किया था। तो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमियस एंड ट्रांस एसिटिलेज। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, तो 3 एंजाइम की जरूरत पड़ती है। तो लैक ऑपरेरॉन में इन तीनों जीन के पहले एक ऑपरेटर साइट होता है जिसको नॉर्मली ब्लॉक करके रखा जाता है विद द हेल्प ऑफ ए सप्रेसर। और ये 3 स्ट्रक्चर जीन में देखो, जेड जीन से बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है, वाई जीन से परमियस बनता है, ट्रांस एसिटिलेज ए जीन से बनता है। देखो सीक्वेंस में, तो जेड जीन से गैलेक्टोसिडेज, तो उसको जेड लैक भी कहते हैं, वाई लैक भी कहते हैं, ए लैक भी कहते हैं, या लैक ए, लैक जेड, लैक यू कैन सी व्हाट वाई भी कहते हैं। ओके, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज जेड जीन से, गैलेक्टोसिडेज परमियस वाई लैक से, और ट्रांस एसिटिलेज ए लैक वाले जीन से बनता है। जीनोमिक्स, तो ये आपका देखो साइंस ऑफ जीन्स, जीन्स को स्टडी करना, सिंपल स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ व्हाट जीन्स, उसका लोकेशन, उसका सीक्वेंसिंग, उसका यू कैन सी फंक्शनिंग, इसको जो साइंस में स्टडी किया जाता है उसको जीनोमिक्स कहते हैं। तो 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चर ऑफ द जीन स्टडी करना और उसका फंक्शन, वो काम कैसे करता है, वो किसको रेगुलेट करता है, कौन से प्रोटीन्स को बनाता है, उसको कहते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको HGPV कहते हैं, ये 1990 में स्टार्ट हुआ था और 2003 में जनरली ऑफिशियली वो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी भी कहीं और भी बहुत सारे जीन्स जो है डिस्कवर किए जा रहे हैं। ओके, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स को एक्चुअली स्टडी किया गया है। तो ह्यूमन जीनोम जो है 3 बिलियन बेस पेयर का बना हुआ है। दिस इज बेस्ड ऑन द लेंथ, जो लंबाई हमने देखते हैं 6 फीट, उसको अगर हम लोग उसी रूल में है ना, बेस पेयर 1 बेस पेयर इज इक्वल टू आपका 3.4 एमस्ट्रॉन डिग्री से अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3 बिलियन के आसपास एक बेस पेयर होते हैं हमारे ह्यूमन डीएनए में। और इन बेस पेयर्स में टोटल जीन्स एस्टिमेटेड जो है वो 33,000 जीन्स है, यानी कि एक्चुअली अभी तक 33,000 जीन्स की डिस्कवरी हो चुकी है। वी नो एग्जैक्ट, डिस्कवरी होना मतलब हमको एग्जैक्टली मालूम है कि कौन सा जीन कौन से क्रोमोसोम में वो क्या फंक्शन कर रहा है। ओके, और उसका सीक्वेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, फिर 99.9% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या डीएनए सीक्वेंस, इसको डीएनए सीक्वेंस भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल ह्यूमंस इज एक्जैक्टली सेम। तो ये 0.1 का डिफरेंस जो है, इसी से हम लोग एक पर्सन को दूसरे किसी भी ह्यूमन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय प्रोसेस, जिसको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और इसके लिए जो सेगमेंट को डिस्कवर किया जाता है या चेक किया जाता है वो होता है VNTR। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों, VNTR, दे आर अनयूजुअल सीक्वेंस जो बार बार रिपीट होता है सेवरल टाइम्स, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ओके, तो ये देखो जो मैंने बनाया था एब्रीविएशन वाला सेगमेंट, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो 20 से 100 बेस पेयर लंबा डीएनए का सेगमेंट जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये रिपीटेशन हर ह्यूमन का अलग तरीके से होता है, इसी को हम लोग VNTR कहते हैं। और जेनेटिक टेस्टिंग में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में VNTR को ही चेक किया जाता है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के 6 मेन स्टेप्स है बच्चों, तो इसको भी देख लेना। पहला तो डीएनए आइसोलेशन है, फिर उसका एक व्हाट एम्पलीफिकेशन है ना, तो ये सब, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन है, तो ये सब आपको एक देख लेना है।